नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था वो पढ़ा था फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन के अगले पार्ट पे हम आते हैं और जो लास्ट के 3 जो हमारे पॉइंट बचते थे उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि प्लेटू क्या होता है। देखिए प्लेटू असल में होता क्या है, ये एक फ्लैट टॉप्ड अपलैंड होता है। फ्लैट टॉप्ड अपलैंड का मतलब हो गया कि एक मेज की तरह जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, परंतु इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम उसको पहाड़ों की कैटेगरी में शामिल कर दें, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जमीन और जो ऊपर से फ्लैट हो। ठीक, अब देखिए भारत में प्लेटू जो है मोस्टली वो आपको इस रीजन में मिलेंगे, यानी सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुलर प्लेटू में ही भारत में मैक्सिमम प्लेटू मिला करते हैं। तो बात करते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुलर प्लेटू की। देखिए सेंट्रल आइलैंड और पेनिनसुलर प्लेटू की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। फिजियोग्राफिक डिवीजन सबसे बड़ी है और याद रखिए ये जो एरिया ये कवर करती है वो है लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत के एरिया का लगभग आधा एरिया जो है वो हमारी ये अकेले फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो कवर करती है। ठीक, फिर बात करते हैं कि इसकी लंबाई। देखिए अगर आप नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो पेनिनसुलर प्लेटू और सेंट्रल अपलैंड टोटल जो है नॉर्थ से साउथ में लगभग 1600 किलोमीटर लंबे हैं। और अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो लगभग ये 1400 किलोमीटर की इनकी चौड़ाई है। देखिए ये बना कैसे, वो अलग से थ्योरीज हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं, देखिए सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी कुछ हिस्सों में प्लेटू है यानी प्रॉपर पठार है और कुछ हिस्सों में थोड़ी हिल्स है या माउंटेन है। तो पहले हम बात करेंगे हिल्स और माउंटेन्स की, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। देखिए सबसे पहले जो है वो है अरावली। अब देखिए अरावली की हमने कल भी बात करी थी और अरावली की खास बात क्या है कि ये भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी है, यानी उस टाइम की ये पहाड़ी बनी हुई है जब भारत ओरिजिनली एशिया का हिस्सा बना भी नहीं था। ठीक, तो देखिए अरावली की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 700 किलोमीटर है और ये गुजरात तक एक्सटेंड है। नॉर्थ में ऐसा बोला जाता है कि अरावली का जो नॉर्थ वाली साइड जो पॉइंट है वो दिल्ली में पड़ता है आखिरी। ठीक, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 700 किलोमीटर है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये इंडिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है और इसको बोला जाता है म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, क्योंकि इसमें भारत में मिनरल्स काफी मिला करते हैं अरावली में और बहुत पुराने टाइम के इसमें जो मिनरल्स हैं वो पड़े हुए हैं, इसलिए बेसिकली इसको म्यूजियम ऑफ मिनरल्स बोला जाता है। अब देखिए अरावली की एक खास बात और है, वो खास बात क्या है कि अरावली जो है वो राजस्थान के जो फर्टाइल लैंड है उन हिस्सों को डिवाइड करता है, राजस्थान के सेमी एरिड और जो प्रॉपर एरिड जो एरिया है उसके साथ। ठीक, तो सेमी जो फर्टाइल एरिया हो गया, सपोज कीजिए जयपुर उदयपुर और इसके इधर वाला जो एरिया है वो राजस्थान में फर्टाइल एरिया हो गया, तो बेसिकली अरावली जो है उसको वो डिवाइड करती है। फिर अगली जो रेंज है, और अरावली देखिए मैक्सिमम जो है वो राजस्थान में है। फिर अगली जो माउंटेन रेंज या हिल की बात करनी है वो है गिर, गिरनार और मांडव। देखिए ये तीनों की तीनों जो हैं ये गुजरात की काठियावाड़ पेनिनसुला में है, ये गुजरात की काठियावाड़ पेनिनसुला में पड़ती हैं। ठीक, और ये बहुत छोटी छोटी रेंज हैं। और देखिए गिर जो है वो फेमस है एशियाटिक लोयंस के लिए, ये हम भी थोड़ी देर अगली कुछ क्लासों में पढ़ेंगे। तीसरी जो रेंज है वो है विंध्याचल रेंज। देखिए विंध्याचल पहली इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि हम पढ़ेंगे इसमें। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक तरह का वाटरशेड के तौर पे काम करती है। वाटरशेड का मतलब है कि विंध्याचल से नॉर्थ वाली सारी नदियां जो हैं जो विंध्याचल से नॉर्थ की तरफ निकल रही हैं वो सारी या तो गंगा में मिलती हैं या इंडस में, या अल्टीमेटली वो नॉर्थ की ही साइड जाएंगी। और इससे जो साउथ में नदियां बह रही हैं वो सारी की सारी जो है साउथ में जाती है, वो नदियां नॉर्थ में नहीं जा सकती। ठीक, फिर बात करते हैं इसकी लेंथ। देखिए इसकी लेंथ जो है वो लगभग 1200 किलोमीटर है और ये नर्मदा और सोन नदी के बीच में पड़ती है। और विंध्याचल जो है वो मैक्सिमम जो है वो मध्य प्रदेश में, कुछ कुछ हिस्सा जो है साथ वाले स्टेट में भी पड़ता है। देखिए फिर बात करते हैं, 3 अलग अलग सब रेंजेस हैं, छोटी छोटी रेंज है, बर्नहर, कैमूर और पारसनाथ। ये तीनों इसी का पार्ट है, बेसिकली है ये मैप में आप देखेंगे तो आपको अलग दिखेगी, परंतु है ये इसी का पार्ट। ठीक, तो फिर बात करते हैं हमारी अगली रेंज। तो अगली रेंज जो दोस्तों जो है वो है सतपुड़ा रेंज। देखिए सतपुड़ा और जो विंध्याचल है वो एक दूसरे के लगभग पैरेलल है कुछ इस तरीके से।
ठीक। तो याद रखिए इनके बीच में से जो है वो बहती है नर्मदा नदी। तो ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल एक दूसरे के लगभग पैरेलल हैं और सतपुड़ा की जो लेंथ है वो लगभग 900 किलोमीटर है और ये नर्मदा और तापी नदी के। तो देखिए ये नदी जो है नर्मदा है और नीचे यहाँ से तापी नदी बहती है। तो ये बेसिकली नर्मदा और तापी नदी के बीच में पड़ती है सतपुड़ा रेंज। देखिए राजपीपला हिल्स जो कि गुजरात में है, महादेव हिल्स और मैकाले हिल्स जो कि जिनका मेन एरिया जो है मध्य प्रदेश में है, वो इसी रेंज का हिस्सा है, वो सतपुड़ा का ही पार्ट है। देखिए फिर जो अगली आती है वो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी बोला करते हैं और ये अगर आप देखें तो जो पेनिसुलर प्लेटू में हम माउंटेन कर रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। देखिए इसकी क्लाइमेट के हिसाब से भी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे देश में जो मानसूनल मौसम सीजन है हमारे देश का उसको बड़ा इफेक्ट करता है, जिसको हम आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न घाट की जो लेंथ है वो लगभग 1600 किलोमीटर है और इसकी जो एवरेज विड्थ देखिए वो थोड़ी कम है, वो लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। अब देखिए वेस्टर्न घाट जो है ये एक कंटिन्यूअस वॉल की तरह है, ये एक कंटिन्यूअस वॉल की तरह। कंटिन्यूअस वॉल से मेरा मतलब है कि जब नॉर्थ महाराष्ट्र में शुरू होता है वहां से लेके केरल तक कंटिन्यूअस है, इसके बीच में बहुत छोटे छोटे गैप हैं बस, ठीक। तो एक दीवार की तरह काम करता है। और देखिए इसकी जो हाइट है, आप जैसे जैसे साउथ में जाएंगे वैसे वैसे जो है वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जैसे कि अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला रेंज। ये जो हैं बेसिकली ये रेंजेस महाराष्ट्र में पड़ती हैं, बट इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं से जो है वो वेस्टर्न घाट से निकलता है, ठीक। अब देखिए अजंता जो है वो अजंता और एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने सुनी होगी, तो ये रेंज उस चीज़ के लिए फेमस है। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है नीलगिरी, अन्नमलाया, कार्डिमम या फिर अलमलाया और पालनी हिल्स। ये 4 रेंज है, ये साउथ इंडिया में पड़ती हैं, चारों की चारों याद रखिए। देखिए अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला जो है वो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं और नीलगिरी, अन्नमलाया, कार्डिमम और पालनी हिल्स जो हैं वो सारी की सारी साउथ इंडिया में बेसिकली केरला, तमिलनाडु में पड़ा करती हैं, ठीक। अब देखिए ये चारों अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप कभी साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो आपको हिल स्टेशन मिलते हैं वो इन चारों ही रेंज में मिलेंगे, ठीक। और ये चारों रेंज जो है ये हिस्सा है वेस्टर्न घाट का। देखिए नीलगिरी को बोला जाता है ब्लू माउंटेन, नीलगिरी को बोला जाता है ब्लू माउंटेन। अन्नमलाया जो है उसको बोला जाता है एलिफेंट माउंटेन, ठीक। फिर बात करते हैं कार्डिमम या फिर एल्लामलाया की। देखिए कार्डिमम जो है ये भारत की साउथ मोस्ट माउंटेन रेंज है। देखिए आप मैप में इसकी लोकेशन देख पाएंगे, ये भारत की साउथ मोस्ट माउंटेन रेंज है, यानी इंडियन मेनलैंड में इसके बाद और कोई रेंज है ही नहीं, ठीक। ये भारत की साउथ मोस्ट माउंटेन रेंज है और पालनी हिल्स बेसिकली जो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वेस्टर्न घाट की तमिलनाडु में, ठीक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रेंज हैं। और देखिए होता क्या है, क्योंकि वेस्टर्न घाट की हाइट जैसे जैसे हम साउथ में जा रहे हैं वो बढ़ रही है, तो अन्नमलाया रेंज का एक पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी। तो बेसिकली अनायमुड़ी अन्नमलाया का भी हाईएस्ट पॉइंट है और वेस्टर्न घाट का भी प्रॉपर हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद जो अगली रेंज है वो है दोस्तों हमारी ईस्टर्न घाट, ठीक। यानी ये इस डायरेक्शन में होगी ठीक वेस्टर्न घाट की तरह, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये एक प्रॉपर दीवार की तरह नहीं है, यानी बेसिकली ये ब्रोकन रेंजेस है, यानी बीच में बहुत बड़ा बड़ा गैप है। वो गैप 200, 250, 300, 300, 400, 400 किलोमीटर का गैप भी आ जाता है कई बार। तो और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो लगभग 100 से 200 के बीच में है, डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन है। अब देखिए इसकी कुछ सब रेंजेस हैं, इसकी जो सब रेंजेस हैं वो है नल्लामलाया, पलकोंडा, जावड़ी और शेवरॉय। ये नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस है दोस्तों, याद रखिए। यानी नॉर्थ से साउथ में जब आप इसके साथ साथ चलते जाएंगे तो जैसे जैसे आप आंध्रा से नीचे आते जाएंगे तो आपको सबसे पहले नल्लामलाया मिलेगी, फिर पलकोंडा, फिर जावड़ी और फिर शेवरॉय मिलेगी, ठीक। दोस्तों एक और चीज़ देखने वाली है कि आपने सुना होगा तिरुपति एक बहुत फेमस मंदिर है साउथ में, तो तिरुपति असल में जो है वो पलकोंडा रेंज में स्थित है, ठीक। अब देखिए अगर मैं रफली भारत का एक मैप बनाना चाहूँ तो ये हमने पेनिसुलर इंडिया का एक मैप बनाया और हमने यहाँ पे ये रेंज बनाई, ये हमारा हो गया
वेस्टर्न घाट, और यहाँ से फिर हमने एक रेंज बनाई, ये हमारा हो गया ईस्टर्न घाट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक ऐसी टाइम आता है जब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, और याद रखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलाती है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक, तो इसकी एक और इम्पोर्टेंस है कि ये कनेक्ट करती है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो याद रखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को जो कनेक्ट करती है वो नीलगिरी की पहाड़ी करती है। और याद रखिए ये एक तरह का नोट हुआ करता है। देखिए ज्योग्राफी में जब हम नोट की बात करा करते हैं तो बेसिकली नोट क्या होता है, नोट वो जगह है या वो रेंज है जहां पर दो माउंटेन या दो से ज़्यादा माउंटेन रेंज एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में पामीर नोट की बात करी थी। ठीक, तो दोस्तों ये हो गई वो सारी माउंटेन रेंजेज जो कि पेनिसुलर प्लेटू या सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पेनिसुलर प्लेटू में प्लेटू यानी पठार कौन कौन से हैं। तो प्लेटू में दोस्तों हम बात करते हैं कि प्लेटू में भी हमने क्या कर रखा है, इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो जैसे सबसे पहले जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड जो है वो बहुत सारे अलग अलग प्लेटू से बना है। उन प्लेटू के नाम है राजस्थान प्लेटू जो कि राजस्थान में, इसको कई बार मेवाड़ का पठार भी बोलते हैं। मध्य भारत प्लेटू जो कि मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड प्लेटू जो कि मध्य प्रदेश और यूपी में पड़ता है। बागेलखंड जो है मध्य प्रदेश में है। मालवा जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश और यूपी में, और बंदर प्लेटू। तो असल में सेंट्रल हाईलैंड में ये प्लेटू एक दूसरे के बहुत साथ साथ, देखिए आप मैप में भी क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये सारे प्लेटू जो हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा साथ साथ में चिपके हुए हैं, इसलिए सारे जो हैं सेंट्रल हाईलैंड का बेसिकली हिस्सा बन जाते हैं। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड जो है ये सारे प्लेटू एक हिस्से में क्यों हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्लेटू जो नर्मदा की वैली है उससे नॉर्थ में है। यानी भारत का मैक्सिमम जो प्लेटू रीजन है वो सारा नर्मदा से नीचे पड़ता है, बट ये वाला जो सेंट्रल हाईलैंड के ये वाले प्लेटू हैं ये सारे नर्मदा से ऊपर की तरफ पड़ते हैं। अब देखिए फिर आते हैं जो अगली वो है कैटेगरी, वो है छोटा नागपुर प्लेटू। देखिए छोटा नागपुर प्लेटू जो है बेसिकली ये भारत का सबसे बड़ा ज़्यादा मिनरल रिच रीजन है। यानी भारत के जितने मिनरल निकलते हैं उसमें से भी लगा लीजिए मैक्सिमम जो है वो हम यहाँ से लेते हैं। ठीक, और ये बेसिकली जो है छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये बेसिकली दो मेन स्टेट में है, मेजर स्टेट में। पहली स्टेट है झारखंड और दूसरी स्टेट है छत्तीसगढ़। तो याद रखिए ये मेनली बेसिकली दो स्टेट में पड़ता है, झारखंड और छत्तीसगढ़, और ये भी हिस्सों में बना है। तो सबसे पहला हिस्सा जो है वो है रांची प्लेटू, दूसरा हिस्सा जो है वो है हजारीबाग प्लेटू, फिर एक है कोडरमा प्लेटू। उसके बाद देखिए दो पहाड़ी रेंजेज हैं, एक है राजमहल और एक है रामगढ़ हिल्स। वो जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये भारत का सबसे मिनरल रिच पार्ट है। अब देखिए क्योंकि ये मिनरल रिच पार्ट है इसीलिए इस पार्ट को यानी छोटा नागपुर प्लेटू को कई बार बोला जाता है रूहर ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर प्लेटू को बोला जाता है रूहर ऑफ इंडिया। देखिए रूहर जो है जर्मनी में एक मिनरल रिच रीजन है रूहर, तो उसके नाम पे हम कई बार इसको बोल देते हैं कि ये छोटा नागपुर जो है ये रूहर ऑफ इंडिया है। अब देखिए अगला प्लेटू जो है वो है मेघालय या फिर शिलोंग प्लेटू। और मेघालय प्लेटू जो है वो बना हुआ है गारो, खासी, जैंतिया और मिकीर की पहाड़ियों से, जिनको बेसिकली हम पढ़ भी चुके हैं हमारे पहले लेक्चर्स में। अब सवाल है कि मेघालय और झारखंड या फिर जो हमारा मेन प्लेटू है ये तो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो बेसिकली प्लेटू इकट्ठे कैसे हो गए। तो देखिए जब भारत शुरुआत में बना था, जब भारत की फॉर्मेशन हो रही थी, तो बेसिकली उस टाइम मेघालय प्लेटू मेन प्लेटू का हिस्सा हुआ करता था, परंतु डाउन फोल्डिंग की वजह से हुआ क्या, असल में एक दूसरे से दूर हो गए और एक गैप क्रिएट हो गया जिसको हम बोला करते हैं गारो राजमहल गैप। तो गारो राजमहल गैप जो है वो सेपरेट करता है मेघालय प्लेटू को और बाकी जो हमारे मेन प्लेटू हैं उन सबको। ठीक, तो याद रखिए ये कभी हिस्सा हुआ करता था परंतु अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया डाउन फोल्डिंग की वजह से, क्योंकि देखिए लगातार फोल्ड होता रहता है प्लेट्स में, जिसकी वजह से हुआ क्या, ये अलग चला गया। ठीक, अगली जो सबसे मेन पॉइंट है वो है डेक्कन प्लेटू का। देखिए बेसाल्टिक से बना हुआ है, बेसिकली बेसाल्टिक लावा से हमारे डेक्कन प्लेटू बना हुआ है और ये छोटे छोटे हिस्से हैं, बट मेन पार्ट जो है वो हमारा है डेक्कन प्लेटू। तो देखिए मैप में भी आप देख पाएंगे कि डेक्कन इंडिया या फिर जो साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो डेक्कन प्लेटू जो है वो बेसिकली इसने कवर कर रखा है। अब देखिए इसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया अलग अलग पोर्शन में। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है हमारा डेक्कन ट्रैप। अब देखिए डेक्कन ट्रैप जो है वो कवर करता है एक दो रीजन को, जैसे ये कवर करता है महाराष्ट्र को
और कुछ पार्ट जो है वो कवर करता है ये कर्नाटका का। तो मेजरली ये दो स्टेट में है, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। ठीक, फिर बात करते हैं आंध्रा तेलंगाना प्लेटू। अब देखिए आंध्रा तेलंगाना प्लेटू जो है नाम सजेस्ट कर रहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, बट इसमें ऐड है छत्तीसगढ़ में एक प्लेटू है, वो भी जो है दंडकारण्य प्लेटू उसको बोलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वो भी बेसिकली दंडकारण्य प्लेटू भी जो है वो आंध्रा तेलंगाना प्लेटू का हिस्सा बना हुआ है। ठीक, क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश के ठीक साथ में छत्तीसगढ़ लगता है, तो जो दंडकारण्य प्लेटू है, क्योंकि वो जो छोटा नागपुर प्लेटू है इससे थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए दंडकारण्य का जो प्लेटू है वो भी इसका हिस्सा है। और तेलंगाना में एक रायलसीमा करके प्लेटू है, छोटा सा प्लेटू, वो भी बेसिकली जो है वो भी इसका हिस्सा है। फिर है कर्नाटक प्लेटू। ठीक, कर्नाटक प्लेटू जो है वो बेसिकली कर्नाटक में है। अब देखिए कर्नाटक में जो है, जो कर्नाटका प्लेटू है वो भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में जो है वो डिवाइड हो रखा है, जैसे मल्लद हो गया, इस तरह के हिस्सों में भी कर्नाटका प्लेटू हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक, तो दोस्तों ये थे प्लेटू के बारे में। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले भारत की कुछ और नई रेंजेस पढ़ी, छोटी छोटी रेंजेस हैं। अब देखते हैं उन रेंजेस के हाईएस्ट पॉइंट कौन से हैं और उनमें कौन कौन से जो पास हमने, जैसे हिमालय के पहले पास पढ़े थे, तो हम देखते हैं उनके हाईएस्ट पॉइंट और कौन कौन से पास हमें को देखने को मिलते हैं उन रेंजेस में। तो देखिए दोस्तों माउंटेन पास की अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से माउंटेन पास हैं। तो देखिए सबसे पहले जो माउंटेन पास आता है वो है बोरघाट, फिर उसके बाद आता है थलघाट। देखिए अब बोरघाट और थलघाट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोरघाट जो है वो मुंबई पुणे को जोड़ता है, मुंबई एंड पुणे को। तो याद रखिए बोरघाट जो है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और अगला है थलघाट, जिसको कसरा घाट भी बोलते हैं, ये बेसिकली जोड़ता है मुंबई को और नासिक को, नासिक और मुंबई को दोनों को जोड़ता है। उसके बाद है मलशेज घाट, अंबा घाट, जो कि देखिए आप इनको मैप में भी देख सकते हैं, नाने घाट, और फिर आता है चोरला घाट। देखिए चोरला घाट पे स्टार लगा है क्योंकि एक ट्राई जंक्शन है, ये एक ट्राई जंक्शन है ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका का। तो बेसिकली ये जो पास है ये एक ट्राई जंक्शन के तौर पे काम आता है, और ये ट्राई जंक्शन है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का। अगला जो पास है वो है अंबोली घाट। देखिए मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट पास है वो है असीरगढ़ पास। राजस्थान में गोरन घाट जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर तमिलनाडु में आता है, उसका नाम है पलघाट, या फिर जिसको पलक्कड़ पास भी बोलते हैं। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है इन दोनों स्टेट को, तमिलनाडु और केरला को। ठीक, तो बेसिकली केरल में पड़ता है पलक्कड़, तमिलनाडु में पड़ता है कोयम्बटूर। तो बेसिकली कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जो जोड़ने वाला पास है वो है हमारा पलघाट या फिर पलक्कड़ पास। तो देखिए तीन मेन पास हैं, बोरघाट, थलघाट और पलक्कड़ पास। ठीक, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हमारे माउंटेन रेंजेस जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े उनके हाईएस्ट पॉइंट की। देखिए सबसे पहले अरावली की बात करते हैं। जो अरावली का हाईएस्ट पॉइंट है वो है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। विंध्याचल का हाईएस्ट पॉइंट है सद्भावना शिखर, जो कि मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा का हाईएस्ट पॉइंट है धूपगढ़, वो भी मध्य प्रदेश में है। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है अनाईमुड़ी, जो कि केरल में पड़ता है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अन्नमलाया का भी हाईएस्ट पॉइंट यही है, तो अन्नमलाया जो रेंज है उसका भी हाईएस्ट पॉइंट यही है। और देखिए इसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर। और भारत का अगर आप नॉर्थ में हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे, वो जैसे हमने कल बात की K2 है, और K2 की हाइट जो है वो 8000 मीटर से ऊपर है, तो वो 8000 मीटर और ये देखिए 2500-2600 मीटर। ठीक, तो इतना फर्क है वहाँ पे देखिए हाइट का। फिर है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है जिंदागाड़ा पीक। अब देखिए दोस्तों कुछ बुक्स में महेंद्रगिरी लिखा रहता है, पर महेंद्रगिरी की जो हाइट है वो जिंदागाड़ा पीक से कम है, और जिंदागाड़ा पीक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। फिर है नीलगिरी। नीलगिरी का है दोदा बेटा, दोदा बेटा तमिलनाडु में पड़ता है। और फिर राजमहल, राजमहल का है सिंगर पीक, ठीक, जो कि झारखंड में पड़ता है। तो बेसिकली ये थोड़ी देर पहले हमने अभी पढ़ी, और ये हमारे हो गए माउंटेन पास। तो अब दोस्तों हम पढ़ते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन के बारे में। तो कोस्टल प्लेन में चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं हम अपने कोस्टल प्लेन्स की। देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कोस्टल प्लेन बनते क्यों हैं। देखिए कोस्टल प्लेन बनने का जो रीज़न है वो ये है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ आ रही हैं वो अपने साथ मिट्टी या फिर सिल्ट या फिर फाइन जो एल्यूवियम है उसको लेकर आ रही हैं, फाइनर जो एल्यूवियम पार्टिकल हैं। अब देखिए होता क्या है, समंदर में मिलने से पहले वो उसको अपने
बिछाती चलती हैं, जिसके हुआ क्या कि हजारों साल से जब लगातार ऐसा हो रहा था, छोटी स्ट्रीम बड़ी स्ट्रीम मिलके जो क्या करती थी, उन्होंने क्या किया, एक प्लेन क्रिएट कर दिया जो कि ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्टों पे है। ठीक, तो कोस्टल प्लेन देखिए वो दो कैटेगरी में है, जैसा आप मैप में देख पाएंगे, ईस्ट तरफ है और वेस्ट तरफ है। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। तो देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो पहली बात तो जो है वो इमर्जेंट टाइप है, वो इमर्जेंट टाइप कोस्टल प्लेन है। अब ये होता क्या है, देखिए इसको हम आने वाली क्लासेस में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी करने शुरू करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए इनकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम है, वो 65 से लेकर के 70 किलोमीटर के बीच की है, यानी ये इतने ज़्यादा चौड़े भी नहीं हैं। ठीक, अब देखिए आप जैसे मैप में देख पाएंगे ये जितने कोस्टल स्टेट है लगभग सारी में लगता है, तो इसके भी अलग अलग हमने क्लासीफाई इसको कर रखा है। और देखिए सबसे पहले आता है गुजरात प्लेन। ठीक, तो गुजरात प्लेन की जब हम बात करते हैं तो गुजरात प्लेन देखिए कोस्टल प्लेन जो है वो बनाए नदियों ने है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन को पढ़ते हुए नदियाँ हैं। देखिए गुजरात प्लेन जो है, गुजरात में असल में दो प्लेन है, एक प्लेन है कच्छ प्लेन और एक प्लेन है काठियावाड़ प्लेन। तो देखिए जो नदियां हैं साबरमती, भादर और शतरुनी, ये सारी जो है ये काठियावाड़ प्लेन को जो है वो ड्रेन करती हैं, और लूनी नदी जो है वो कच्छ प्लेन को ड्रेन करती है। ठीक, क्योंकि देखिए जो लूनी नदी है उसमें पानी भी बहुत कम है और इसीलिए जो कच्छ प्लेन है वो इतने फर्टाइल लैंड नहीं है, लेकिन जो काठियावाड़ रीजन है गुजरात का वो देखिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फिर बात करते हैं कोंकण प्लेन की। देखिए असल में ये कोंकण मालाबार ये नाम हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको इनसे थोड़ा हो जाएगा। तो कोंकण प्लेन बेसिकली कोंकण कोस्ट पे लगने वाले प्लेन है। ठीक, तो ये बेसिकली जो है ये महाराष्ट्र और गोवा में पड़ते हैं, और जो नदियाँ ड्रेन करती हैं वो है मांडवी और जुआरी नदी जो कि गोवा के प्लेन्स को ड्रेन करती है, और वेल्युमा और वेतरना जो कि महाराष्ट्र के जो प्लेन्स है, कोंकण प्लेन्स के जो पार्ट है महाराष्ट्र में उनको ड्रेन करती है। फिर बात करते हैं मालाबार प्लेन्स की। अब देखिए मालाबार प्लेन्स जो है उसके भी दो हिस्से हैं, एक है कर्नाटका प्लेन्स, एक है लोअर मालाबार या फिर केरला प्लेन्स। ठीक, इसको कई बार कनारा CANNARA कनारा प्लेन्स भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए कर्नाटका प्लेन को जो ड्रेन करती है वो है सारामती और वराही नदी, और केरला प्लेन को जो ड्रेन करती है वो है भारतपुजा और पेरियार नदी। तो बेसिकली सारामती और वराही कर्नाटका प्लेन को ड्रेन करती है और केरला प्लेन को ड्रेन करती है भारतपुजा और पेरियार। ठीक, तो देखिए आप मैप में भी देख पा रहे हैं कि बेसिकली ये तीन हिस्से हैं अलग अलग जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के हैं। फिर बात करते हैं कुट्टनाड करके केरल में एक जगह है, केरल के मालाबार प्लेन्स में ही कुट्टनाड करके एक जगह है, वो भारत का लैंड के ऊपर सबसे लोएस्ट पॉइंट है, -2.2 समथिंग बिलो सी लेवल है ये। ठीक, तो सी लेवल से लगभग 2-2.5 मीटर नीचे है, और ये कमाल की बात नहीं है कि ये नीचे है। देखिए ये कुट्टनाड जो है ये दुनिया के कुछ गिने चुने उन एरियाज में हैं जो सी लेवल से नीचे हैं, बट स्टिल वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। याद रखिए कुट्टनाड में चावल की खेती होती है सी लेवल से नीचे। ठीक, तो कुट्टनाड जगह याद रखिए, कुट्टनाड जो है वो भारत का लोएस्ट पॉइंट है। तो फिर दोस्तों बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। अब बात करते हैं जो दोस्तों हम बात करेंगे हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। चलिए दोस्तों फिर हम बात करते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। अब देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो याद रखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो इमर्जेंट टाइप कोस्टल प्लेन है। तो ये जो है ये इमर्जेंट टाइप है, और इनकी जो विड्थ अगर आप बात करेंगे तो इनकी विड्थ कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ये 80 से 100 किलोमीटर चौड़े हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा जो हैं वो हमारे वाइड है। देखिए इसमें जो पहला कोस्टल प्लेन है वो है हमारा उत्कल प्लेन। ठीक, उत्कल देखिए बेसिकली उड़ीसा के लिए यूज होता है, उत्कल कोस्ट जो है उड़ीसा का है, और इसको ड्रेन करती हैं दो इंपॉर्टेंट नदियां, पहली है महानदी, फिर है सुवर्णरेखा नदी। ठीक, फिर अगला जो कोस्टल प्लेन है वो है आंध्रा प्लेन, और आंध्रा प्लेन जो है उसको ड्रेन करा करती हैं गोदावरी और कृष्णा नदी। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा, और वो आंध्रा प्लेन को करती हैं। और तीसरा जो इसमें प्लेन आता है वो आता है कोरोमंडल प्लेन। कोरोमंडल प्लेन बेसिकली तमिलनाडु के ऊपर कोस्ट पे लगने वाला, और इसको जो ड्रेन करती हैं वो है कावेरी, पलियर और वैगई नदी।
ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और चीज़ निकलती है कि कोरोमंडल प्लेन थोड़ा खास है क्लाइमेटिक रीजन्स की वजह से, क्योंकि कोरोमंडल प्लेन जो है ये बारिश यहाँ पर होती है सर्दियों में। देखिए भारत के बाकी हिस्सों में गर्मियों में मानसून आता है और बारिश होती है, लेकिन याद रखिए मानसून की वजह से जो कोरोमंडल प्लेन में बारिश होती है वो होती है सर्दियों में। तो रिसीव रेनफॉल इन विंटर्स। तो इसकी खास बात क्या है कि ये जो विंटर्स में रेन जो है कोरोमंडल प्लेन्स रिसीव किया करते हैं। अब देखिए दूसरी कमाल की चीज़ क्या है कि कोरोमंडल प्लेन्स को ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, यानी कोरोमंडल के जो प्लेन हो गए उसको ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, दो वर्ड हैं, एक है नॉर्दर्न सरकार और एक वर्ड है कार्नेटिक प्लेन। तो असल में ये दो प्लेन हैं, नॉर्दर्न सर्काल प्लेन और कार्नेटिक प्लेन। ठीक, देखिए इनका हिस्ट्री में भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है दोनों प्लेन्स का, तो हिस्ट्री में भी ये नाम कहीं कहीं बार आते हैं। तो सवाल है कि ये प्लेन कहाँ गए, हमने ये प्लेन नहीं पढ़े हैं। देखिए ये प्लेन असल में कुछ नहीं है, तो महानदी और कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच में जो प्लेन है, यानी उत्कल प्लेन का कुछ हिस्सा और आंध्रा प्लेन का कुछ हिस्सा, तो इन दोनों के बीच में जो प्लेन है उस प्लेन को नॉर्दर्न सर्कान प्लेन बोलते हैं। और कार्नेटिक प्लेन बोला जाता है कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच के प्लेन को। तो बेसिकली आंध्रा प्लेन का कुछ हिस्सा, कोरोमंडल का कुछ हिस्सा बन जाता है कार्नेटिक प्लेन। तो याद रखिए नॉर्दर्न सरकार कोई अलग से प्लेन नहीं है, वो बेसिकली क्या है, महानदी और कृष्णा के बीच में जो प्लेन एरिया हो गया उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, और कृष्णा और कावेरी के बीच में जो एरिया हो गया उसको हम बोलते हैं कार्नेटिक प्लेन। ठीक, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा जो आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, यानी हमारा आइलैंड्स। चलिए अब आइलैंड्स की बात करते हैं। तो दोस्तों फिर हम बात करते हैं हमारे आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन की, जो है आइलैंड्स। देखिए आइलैंड होता क्या है, आइलैंड बेसिकली ज़मीन का वो हिस्सा है जिसको चारों तरफ से पानी घेर के रखता है। अब देखिए ये किसी नदी के बीच में भी हो सकते हैं, किसी लेक के बीच में भी, या फिर समंदर के बीच में भी। देखिए मैक्सिमम जो इस तरह के आइलैंड है वो हमें समंदर के बीच में मिलते हैं, लेक में भी बनते हैं भारत में और नदी में भी, परंतु समंदर के मुकाबले उनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक, अब देखिए आइलैंड से जुड़ा हुआ ही एक और छोटा सा वर्ड है, वो वर्ड है आइसलैंड। अब देखिए ये जो वर्ड है ये बेसिकली स्मॉल आइलैंड के लिए यूज किया जाता है विदाउट वेजिटेशन। तो ये जो वर्ड है ये उस आइलैंड के लिए यूज करते हैं बेसिकली जो बहुत छोटा होता है और जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं होती। अब देखिए भारत में जैसा मैंने बताया कि मैक्सिमम जो आइलैंड हैं वो समंदर में है, और समंदर में बेसिकली दो ग्रुप के बीच में है, एक अंडमान निकोबार ग्रुप है और एक लक्षद्वीप ग्रुप है। तो अब हम स्टडी करेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ग्रुप को। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो मैप में देखिए आप अंडमान निकोबार देख सकते हैं, ये बहुत ही लंबा, लगभग 500 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है पूरा, यानी ऊपर से लेके नीचे तक लगभग 500 किलोमीटर में बहुत सारे करीब 572 के आसपास टोटल आइलैंड हैं जो टोटल बने हुए हैं। अब देखिए अंडमान निकोबार के बारे में एक सवाल है, यूपीएससी में कई बार आ चुका है कि अंडमान निकोबार कौन सी माउंटेन रेंज का हिस्सा रह चुका है। देखिए अंडमान निकोबार को बोला जाता है कि इट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अराकान योमा। देखिए अराकान योमा जो है वो पहाड़ है म्यांमार में, तो ये अराकान योमा का एक्सटेंडेड पार्ट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अराकान योमा जो है जैसे हिमालय से टर्न लेगा तो अराकान योमा ये रहा, अब इसके ठीक सीध में ये लगातार जो है इसकी जो है वो हाइट कम होती रहती है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये अराकान योमा है और ये म्यांमार में है, और इसकी लगातार हाइट कम होती रहती है, और इसी की सीध में यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो इसको इसलिए कई बार बोला जाता है कि अंडमान निकोबार जो है वो एक्सटेंडेड हिस्सा है अराकान योमा का। अब देखिए अंडमान निकोबार दोस्तों, देखिए आप मैप में क्लियरली देख पा रहे हैं कि अंडमान थोड़ा सा अलग है और निकोबार थोड़ा सा हट के है। तो बेसिकली अंडमान निकोबार दो ग्रुप में डिवाइड है, अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप। तो देखिए पढ़ते हैं सबसे पहले अंडमान ग्रुप को। तो अंडमान ग्रुप में को फर्दर हमने 4 अलग अलग डिवीजन में क्रिएट कर रखा है। तो नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। और इसी तरीके से निकोबार ग्रुप जो है उसको हमने नॉर्थ निकोबार, जिसमें कार निकोबार एक बड़ा आइलैंड है,
सेंट्रल निकोबार और साउथ निकोबार, जिसमें लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार बड़े आइलैंड है। ठीक, तो हमने बेसिकली इनको ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। अब देखिए सबसे पहली बात, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, वो है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर जो है वो है साउथ अंडमान में। तो याद रखिए पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में है, नंबर 1 बात। उसके अलावा एक सवाल आया करता है अंडमान निकोबार से रिलेटेड कि डंकन पैसेज जो है वो कहाँ सिचुएट करता है। तो याद रखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान को मिलाकर बनता है ग्रेट अंडमान। तो बेसिकली ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। तो याद रखिए कि डंकन पैसेज इज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। देखिए आप साउथ अंडमान की जगह ग्रेट अंडमान भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखिए कि साउथ और लिटिल के बीच में, देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं कि डंकन पैसेज जो है वो ये रहा। उसके अलावा एक सवाल आता है 10 डिग्री चैनल पे। तो याद रखिए 10 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है अंडमान और निकोबार को। तो 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। तो देखिए ये भी आप मैप में दोस्तों देख सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। अब देखिए अंडमान निकोबार की एक और खासियत बात है, वो खासियत बात है कि भारत में वोल्केनो मेन लैंड पे मिलता ही नहीं है। भारत में वोल्केनो सिर्फ मिलता है अंडमान और निकोबार में। तो देखिए भारत में 2 वोल्केनो पाई जाती हैं और वो दोनों की दोनों जो वोल्केनो है वो हमें अंडमान निकोबार में मिलती है। ठीक, तो याद रखिए भारत में 2 ही वोल्केनो हैं और दोनों की दोनों वोल्केनो जो हैं वो हमें अंडमान और निकोबार में मिलती है। एक है बैरन आइलैंड, एक है नारकोंडम। ठीक, तो बैरन आइलैंड और नारकोंडम जो हैं वो वोल्केनोज हैं और ये दोनों वोल्केनोज ही भारत में मिलती है, याद रखिए। ठीक, लेकिन उनमें से जो प्रॉपर एक्टिव वोल्केनो है वो बोल सकते हैं वो बैरन आइलैंड है। ठीक, फिर बात करने की रिसेंटली देखिए क्या हुआ, अंडमान वाले हिस्से में कुछ एक आइलैंड थे जिनका नाम भारत सरकार ने 2018 में चेंज किया। जैसे कि एक नील आइलैंड करके था, उसका नाम जो है वो सुभाष चंद्र आइलैंड कर दिया गया। एक रोज़ आइलैंड था, उसका नाम जो है शहीद आइलैंड कर दिया गया। और एक हैवलॉक आइलैंड था, उसका नाम जो है वो स्वराज आइलैंड कर दिया गया है। ठीक, तो याद रखिए दोस्तों अंडमान निकोबार घूमने लायक बहुत है। और जैसा हमने हमारी पहली 2 क्लासों में बात की थी कि हमने बात की थी कोरल रीफ की, तो बेसिकली अंडमान निकोबार कोरल रीफ के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों देखिए लक्षद्वीप जो है बेसिकली वो एक कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर मैक्सिमम जितने आइलैंड है वो सारे के सारे कोरल से बने हुए हैं। ठीक, और इसमें लगभग 36 आइलैंड है, याद रखिए। लक्षद्वीप में जो है वो 36 आइलैंड है, उनमें से सिर्फ 10 पे इंसान रहते हैं। ठीक, लगभग 10 पे जो है वो इनहेबिटेड है, यानी इंसान जो है वो लगभग 10 आइलैंड पे रहा करता है। और लक्षद्वीप को याद रखिए हम बोलते हैं कोरल आइलैंड, क्योंकि लक्षद्वीप जो है सारा का सारा आइलैंड जो है बेसिकली वो कोरल के ऊपर बना हुआ है। ठीक, फिर दोस्तों बात करते हैं कि लक्षद्वीप को भी हमने 3 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। देखिए आप मैप में देख सकते हैं कि हमने लक्षद्वीप को क्या किया है, बहुत सारे आइलैंड है, बहुत बहुत दूर हैं, तो हमने अपनी सुविधा के लिए लक्षद्वीप को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला है अमेंडीव आइलैंड ग्रुप और उसमें कदमत और किल्टन 2 बड़े इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं। दूसरा है लैकेडीव आइलैंड ग्रुप और इसमें कवरत्ती और अंडरोथ जो हैं वो बड़े हैं। देखिए कवरत्ती जो है वो कैपिटल है लक्षद्वीप की, तो कवरत्ती बेसिकली लैकेडीव आइलैंड ग्रुप में आती है। और फिर है मिनिकोय आइलैंड ग्रुप, इसमें मिनिकोय जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अंडरोथ जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक, अब दोस्तों देखिए इसमें एक और सवाल बार बार आया करता है, वो आया करता है 8 डिग्री चैनल से। 8 डिग्री चैनल, तो याद रखिए 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मालदीव। तो दोस्तों याद रखिए लक्षद्वीप के मालदीव बहुत नज़दीक पड़ता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो बेसिकली लक्षद्वीप यानी इंडिया और मालदीव को अलग अलग करता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में पड़ता है। ठीक, फिर बात आती है 9 डिग्री चैनल की। तो 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो बेसिकली पड़ता है मिनिकोय और रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप के बीच, इज बिटवीन
मिनिकोय एंड रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप। देखिए दोस्तों, आप मैप में देख पाएंगे कि मिनिकोय जो है वो सबसे नीचे है एंड में, और उसके और बाकी आइलैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो बेसिकली उस गैप में जो है वो 9 डिग्री चैनल है, और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और लक्षद्वीप के जो बाकी आइलैंड है उनके बीच में पड़ता है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया हमारा आइलैंड। देखिए दोस्तों, हमने पिछली 2 क्लासेज में फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ी है इंडिया की, और आने वाली क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि पिछली 4 क्लासों में जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या सवाल आए हैं हम अगली क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। आपको कोई भी डाउट है या आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद।